डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट क्लास रियल नंबर्स की बहुत अच्छी लगी होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी सेकंड क्लास ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी एचसीएफ, रिगार्डिंग दी एलसीएम एंड रिगार्डिंग दी रियल नंबर्स. और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एलसीएम रिलेटेड, एचसीएफ रिलेटेड. और एचसीएफ और एलसीएम का कौन सा एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू अगर हमें एचसीएफ की वैल्यू पता है और दो नंबर्स की वैल्यू पता है तो हम उससे एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं वाया दैट फॉर्मूला. उस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. अब हम रियल नंबर के अंदर फर्दर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. और वो नंबर है 156. ये क्वेश्चन बिलोंग करता है रियल नंबर्स को. क्वेश्चन ये है कि 156 एक नंबर दे दिया गया हमें. एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उस फॉर्म में हमें 156 नंबर को एक्सप्रेस करना. यहाँ पे 156 से नंबर है, इसकी जगह पर कोई और नंबर भी हो सकता है. तो हम एक स्टैंडर्ड वे देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है. सो वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन नाउ. सो सॉल्यूशन में हम जब हमें एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है ना, एक होता है फाइंड करना, एक होता है इवेल्युएट करना. वो तो हमें होता है कि कैलकुलेशन करके हमें उसकी एक वैल्यू निकालनी है. बट राइट नाउ उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो है एक्सप्रेस करना. एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि हमें उनको शो करना है कि कैसे हम फैक्टर्स 156 के आपको शो कर सकते हैं. तो जब हम शो करेंगे 156 के फैक्टर्स को तो हम यूज करते हैं यहाँ पर फैक्टर ट्री का. तो फैक्टर ट्री के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, होता ये भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है, बट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ट्री फॉर्म में. तो उसको बोलते हैं हम फैक्टर ट्री. तो 156 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2. तो 156 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो जो नंबर आता है वो आता है 78. 78 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. तो हमने 78 को फिर से 2 के साथ डिवाइड किया तो नंबर आता है 39. फिर हमने 39, अब आपको पता है 39 इज द 39 2 से डिविजिबल नहीं होता बट ये 3 से डिविजिबल होता है. तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. 3 से जब डिवाइड किया 39 को तो जो आंसर आया वो आया 13. हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि 156 के मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, लाइक 2, 2, 3 एंड 13. स्टेप नंबर 2 में हम इसको लिख लेते हैं कि डिवाइड 156 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2. तो अगर 156 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 78. फिर 78 को डिवाइड किया जाएगा बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2. तो 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 39. इन द सेम वे 39 को हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, बट नाउ जो प्राइम फैक्टर आएगा जो 39 डिवाइड होता है वो 3 से होता है. तो 3 मल्टीप्लाई 13. कंबाइन करते हैं स्टेप नंबर 3 में ऑल दी फैक्टर्स. तो हमारा जो फैक्टर्स बन जाएंगे 156 के वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. और जब 2 मल्टीप्लाई 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो मैंने आपको इन स्टेप्स के जरिए आपको दिखाया है. इसके अंदर आपको स्टेप नंबर 1 आपको एक फैक्टर ट्री शो करना है. स्टेप नंबर 2 में हमने वो स्टेप्स मेंशन किए कि कैसे डिवाइड किया. सबसे पहले 156 को किया, फिर 78 को किया, फिर 39 को किया. स्टेप नंबर 3 में हमने कंबाइन कर दिए ऑल दी प्राइम फैक्टर्स. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अंदर 156 एक नंबर था, हो सकता है आपके एग्जाम में कोई और नंबर आ जाए, तो उस नंबर को भी इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है. तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. तो हमने ये लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि HCF को अगर LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो नंबर उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है. HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B. अब क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. तो हमें LCM और HCF निकाल लेना है. तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है रियल नंबर्स के साथ. So we move toward the solution of this question. स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर्स का. 510 एंड 92 का प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 510 के होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70. 92 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23. तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे. और अगर आप चाहते हो इसको आप एक्सप्रेस करना एक फैक्टर ट्री के जरिए तो आप फैक्टर ट्री भी यहाँ पर शो कर सकते हो. तो वो भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पे. Therefore the HCF of these two integers is 2. अब ये HCF कैसे आया, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि HCF कैसे निकाला जाता है. तो अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, उनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए,
इसके बाद अगर पूछा जाता है कि HCF कैसे निकालोगे, HCF हम कैसे निकालते हैं, जो दो नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स बने हैं, उनके अंदर क्या कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर को देखा जाएगा। तो कॉमन आप देखो यहाँ पर क्या है, 510 वाले फैक्टर्स में और 92 वाले में कॉमन है 2, 2 की पावर 1 कॉमन है, तो वही हमारा HCF आ गया। अब LCM देख लो आप, LCM में क्या होता है, हम ईच प्राइम फैक्टर को लेते हैं विद देयर हाईएस्ट पावर। तो अब यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा आपको, फिर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। जब सारे नंबर्स आप LCM में लोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 23460, 23,460। ये हमारा LCM आ जाएगा। तो इस तरीके से HCF और LCM हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये तो हमने एक क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व किया है, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि LCF वेरीफाई भी करो कि HCF को जब LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उनका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी आएगा। तो कुछ नहीं करना, HCF LCM निकाल लिया हमने, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। HCF है 2 और LCM है 23,460, आंसर आ जाएगा 46,920। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई HCF मल्टीप्लाई LCM, राइट हैंड साइड में उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप, 510 मल्टीप्लाई 92, तो 510 मल्टीप्लाई 92, तो वो आ जाएगा 46920। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, हेंस प्रूफ। तो वी हैव वेरीफाइड नाउ, तो ये फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया। हमने इसका एग्जांपल नहीं किया था, तो अब एग्जांपल भी हमने इसका ऐड कर लिया। So therefore the HCF multiply LCM is equal to the product of numbers A multiply B। और यही एक फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं LCM कैलकुलेट करने के लिए, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमें प्रोडक्ट, हमें नंबर्स पता हो, HCF हम निकाल सकते हैं, तो LCM हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, उसके लिए कंसेप्ट यूज होगा, जो कंसेप्ट का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक थ्योरम है जो हमें एग्जैक्टली कुछ बताती है, जो हम यूज करेंगे इन फ्यूचर क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के साथ है। मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो नंबर निकलता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बनाया। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इससे क्या है। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज का मतलब उसके आपने फैक्टर्स निकाल लिए, मतलब एक नंबर है तो 4 है जैसे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो उसको, तो ये 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर्स हो गए। एवरी कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक कोई भी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 मल्टीपल्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं या मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि आपका एक नंबर लगा लो आप 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 18 के आप जब फैक्टर्स देखोगे क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 9 या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसके क्या है, इसके फैक्टर्स मोर देन 2 है। एक नंबर मान लीजिए आपका नंबर है 7 के फैक्टर्स क्या है, 7 है या फिर 1 है। तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस किया जाना या फैक्टराइज किया जाना एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो हम प्राइम्स, एक कंपोजिट नंबर है, जैसे मैंने बताया था अभी 18 को मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमने क्या किया, ये जो प्राइम्स है 2 3 इनको मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो हमने फैक्टराइज किए हैं ये यूनिक है। यूनिक मतलब कि इस तरीके से ही, एक रास्ते से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। वो होता है कि यूनिक रहना उस चीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। अब देखो मैंने 18 को क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा। मैं 18 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, ऑर्डर अलग कर सकते हैं, बट जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, वो तो सेम ही रहेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 रहेगा। अब इसको 3 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, बट हम मोस्टली यूज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल नंबर से जब हम लार्ज नंबर की तरफ जाते हैं तो वो होता है एक असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मान लीजिए एक नंबर है 8232। 8232 के आप फैक्टर्स निकालते हो, क्या फैक्टर निकलते हैं जी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। क्या मैं इसको दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। क्या कुछ डिफरेंस होगा, नहीं होगा। दोनों सेम ही चीज है। दोनों में अगर फैक्टर्स तो आपके सेम है ना, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि जो फैक्टर्स एक नंबर के बनते हैं, एक कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो यूनिक रहेंगे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं। कि ऐसा नहीं होगा कि 18 इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि 5 इंटू 2 हो जाता है, 5 इंटू 2 18 हो जाएगा, नहीं होगा। जब 18 के एक ही तरह के फैक्टर्स बनते हैं, वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके अलावा आप इसके अंदर 7 8 10 कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो यही इस थ्योरम को इन्होंने नाम दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Once we have decided that the order will be ascending, then the way the number is factorized is unique.
यही उसने बोला कि हमने चलो जब हमने उसको डिफाइन कर दिया कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं तो वो एक वे उनका यूनिक हो गया, बट यूनिक हमने फैक्टर्स यूनिक किए हैं, ऑर्डर आप असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। और इसी तरीके को, इसी थ्योरम को हम साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके हमने कल क्वेश्चंस भी किए थे, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस भी किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, बट उसमें ये थ्योरम का यूज नहीं था, तो नाउ वी हैव एडेड दिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर, मान लीजिए x है, तो वी फैक्टराइज इट एज x इज इक्वल टू p1 इंटू p1, p1 इंटू p2 इंटू अप टू pn तक चलेगा ये। तो p1 p2 pn ये क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं एंड रिटन इन दी असेंडिंग ऑर्डर, तो दैट मींस कि p1 छोटा है, p2 बड़ा है, इक्वल भी हो सकते हैं या फिर ग्रेटर भी हो सकते हैं, और अप टू pn तक जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज क्या करते हैं, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट हम यूज करते हैं, वी यूज इट टू प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स। अब हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस इररेशनैलिटी के ऊपर भी करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो वहां पे इररेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए एक नंबर जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सारे आपको पता है इररेशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स, तो इररेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। सेकंड, टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, जैसे कि रैशनल नंबर है, जब हम उसको कंप्लीट एक डेसिमल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो कब तक डेसिमल जाएगा, जैसे कि 2/3 है, इसको आप क्या लिखोगे, 2/3 को 0.66666 चलता रहेगा। इट कुड बी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, तो ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे हम डिटेल में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंपोजिट नंबर को जब हम मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं या फैक्टराइज करते हैं, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं और इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। कंसिडर दी नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफिनिट तक, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। कंसिडर दी नंबर्स 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। आपको चेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है 4n की जिसके अंदर ये एंड होगा डिजिट 0 के साथ, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, 1 रखोगे 4 की पावर 1 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 रखोगे 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 रखोगे 64 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। इस तरीके से क्या कोई ऐसी वैल्यू है 4 की पावर में, अगर हम कुछ भी ऐसा नंबर रखते हैं, क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जहां पे इसका आंसर 0 आएगा या एंड जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगी। तो वो प्रूव करने के लिए हमें चेक करना है कि होती है या नहीं होती, लेट्स सी। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। स्टेप नंबर 1 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ द नंबर 4n for any n were to end with the digit 0, for a number to end with the digit 0 it must be divisible by 10। समझ आया? अगर अभी तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 4 की पावर n था, मान लो कल को आपको कोई और क्वेश्चन आ जाता है 6 की पावर n में बताओ, 8 की पावर n में बताओ, 9 की पावर n में बताओ, 7 की पावर n में बताओ, तो 4 की जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो जब भी आपको पता है कि यार एक नंबर है जो कि डिवाइड होता है, जिसके लास्ट डिजिट में 0 आना है, उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 तभी आएगा अगर वो 10 से डिविजिबल होगा। जब वो 10 से डिविजिबल होगा तो 10 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 और 5, इसका मतलब वो 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा। समझ आया? तो 10 से अगर डिविजिबल है तो उसके 10 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 एंड 5। तो दैट मीन्स वो जो नंबर होगा, जैसे 40 है, 40 आपको पता है कि 10 से डिविजिबल होता है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के फैक्टर्स ही बनते हैं 2 एंड 5। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन वुड कंटेन दी 5। अब 4 की पावर है, इसमें 2 तो है ही, आपको पता है कि 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 4 को, तो 2 है इसमें, क्या 5 है? नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं से आप बोल दोगे कि 4 की पावर n जब होता है 2 की पावर 2n बोल सकते हैं हम इसको, तो ओनली प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 की पावर n। 4 की पावर n के फैक्टर्स में और कोई भी अदर ऑप्शन या अदर प्राइम्स नहीं है। जब कोई और प्राइम ही नहीं है तो फिर ना 5 होगा ना कोई और होगा, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, जब भी हमको देखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए फाइनली कंक्लूड जरूर करना चाहिए। जब आपने स्टेप्स मेंशन करें, एक स्टेप्स कोई भी मिस नहीं करना,
सारे के स्टेप्स को प्रॉपरली डिफाइन करो। जैसे हमने एक मेथड यूज किया है कि स्टेप्स दिखाने का, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप उस तरीके से अपने तरीके से भी लाइंस को मेंशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, चाहे इसकी जगह पे कोई चेंजेस भी कर दिए जाते हैं, तो आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करने हैं उसके लिए मैं आपको सैंपल्स दे रहा हूं। Therefore, there is no natural number for which 4n ends with the digit 0. तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, n की वैल्यू कोई ऐसी है ही नहीं जिसके लिए 4 की पावर n के एंड में 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर के ऊपर। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 प्लस 5 आर दी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर आपको मैंने बताया अभी क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स होते हैं वो खुद और 1 के अलावा, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्या ये जो दो नंबर्स दिए इन्होंने, इनके इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई और फैक्टर बनता है, वो हम चेक कर लेते हैं। और यही उसने पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें अगर पता है कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ में आती है, उसका मतलब समझ आता है, तो उसने वही पूछा है कि यार थोड़ा सा आप नंबर फॉर्म में मुझे बता दो कि क्या ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं और व्हाई। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हमें एग्जामिनर को बताना भी है कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, इसका मतलब। अब चेक कर लो कि क्या इसमें होते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में देख लो कि नंबर्स, ये नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे। जब आपने 7 को मल्टीप्लाई किया 11 को मल्टीप्लाई किया 13 प्लस 13, तो 13 देखो अब दोनों में कॉमन आ रहा है, 13 को बाहर ले लो। जब आपने 13 को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स हो गए यार। इसके तो 2 फैक्टर्स ये हैं, 13 भी है, 7 इंटू 11 प्लस 1 है, और एक 1 भी होता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 7 इंटू 11 प्लस 1, फिर 1 और एक 13, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर द नंबर इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप दूसरा आप जो नंबर हमें दिया गया है उसको चेक कर लो। अब ये कंसेप्ट हमने सीखना है कि किस तरीके से, अगर हमसे पूछा जाए कि ये नंबर्स हैं चेक करके बताओ, या आप रीजन दो कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर्स, तो वहां पे हो सकता है क्वेश्चन के अंदर सेम नंबर्स ना हो, कुछ और नंबर्स यूज किए जाए, बट कंसेप्ट सेम है ना। हमें तो कंसेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली इस किस कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कंसेप्ट पता है तो नंबर्स की वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहेगी, तो हम उसको आराम से आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली जो दूसरा नंबर दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, तो इसमें भी 5, आप इसमें 5 कॉमन ले लो आप, क्योंकि प्लस 5 है, तो वहीं से समझ आ जाएगा आपको कॉमन क्या लेना है, प्लस 5 कॉमन लेना है, अंदर वैल्यू रहेगी 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 13, जैसे सेकंड में आपको दिखेगा 5 है, और 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, 2 फैक्टर दिख रहे हैं, 1 याद नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। तो एज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर द नंबर इज कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंसेप्ट समझ आया होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि 4n ऐसी कौन सी वैल्यू n की है जिससे कि इस नंबर के एंड में डिजिट 0 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर था नहीं, वो हमने प्रूव किया कि किस तरीके से हो सकता है। फिर हमने कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन किया। तो इस तरीके से देखो, अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो लेट मी नो, आप कमेंट में डालो, या मेरी मेल आईडी मैंने मेंशन किया, आप यहाँ पे ऐड करो, ताकि मैं आपको आपके तरीके से भी और इजी वे में आपको समझा सकूं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, और इन फ्यूचर वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स आल्सो। ऐसा नहीं है, देखो फर्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक ऑल द कांसेप्ट्स फर्स्ट, जैसे कांसेप्ट, और कांसेप्ट्स भी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे सॉल्व, सारे के सारे कंसेप्ट हम समझेंगे थ्रू दी क्वेश्चंस ओनली। तो जब हम क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझते हैं, तो हमें एक्चुअल पता लगता है कि ये कंसेप्ट्स की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ इनका यूज होना है। ऐसे तो नहीं पढ़ी जा रहे हैं हम इनको, तो जहां पे इनका यूज होना है एग्जैक्टली यूज हम पढ़ लेंगे उनका। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वेरी सून। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक